सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रिस्पेक्टेड दीदी जी, आचार्य जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मार्गदर्शन दिया। स्पेशल भैया जी को धन्यवाद जो इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया है। और आप सभी डेलीगेट्स जिसने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन, मैं आज जो आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ, गट ब्रेन कनेक्शन एंड एंटायर हेल्थ विथ न्यूरोथेरेपी। तो आज इसको आप समझिए, सुनिए कि हमारा ब्रेन और गट एक दूसरे से कैसे बात करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम के टाइम पे या टेंशन के टाइम में पेट में दर्द होता है, या डर के समय में वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो मुझे बताइए, ये बीमारी ब्रेन की है या आपके पेट की? तो कनेक्शन पेट में क्यों हुआ, इफेक्ट पेट पे क्यों हुआ? तो यहीं से शुरुआत होती है कि जो ब्रेन है वो आपके गट से बात करता है। तो जब हमारा गट खराब होता है, वो होता है हमारे माइंड डिस्टर्बेंस की वजह से, और हमारा माइंड जो डिस्टर्ब होता है वो होता है हमारे अनहेल्दी गट की वजह से। आज 70 से 80% जो यूथ है वो गट प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसे हम नले, नाभि, कोड़ी के नाम से जानते हैं। ये सारी गट की प्रॉब्लम है, और इसका कनेक्शन ब्रेन के साथ कैसे होता है, तो आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिलोसोफर्स भी इसके ऊपर, जो महान फिलोसोफर्स रहे, वो सिर्फ और सिर्फ गट की ही बात करते थे। जैसे हिपोक्रेट्स ने बोला है कि जितनी भी डिसीज है वो हमारे गट से शुरू होती है। और हमारे महान वैज्ञानिक गुरुजी जब भी बात करते थे वो पेट की बात करते थे कि बीमारी की जड़ आपका पेट है। आप जब भी कुछ ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको पेट को ठीक करना है, और वो नाभि के ऊपर जोड़ देते थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बीमारी का जो रूट कोज है वो गट है। अब हम बात करेंगे कि गट ब्रेन कनेक्शन क्या है। तो गट और ब्रेन के बीच एक गहरा संबंध होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। अब इसके अंदर आपका सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो है गट माइक्रोबायोटा। तो जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सिस, यानी कि एमजीबी एक्सिस। ये वर्ड यूज होगा, एमजीबी एक्सिस। तो ये क्या है, जिसमें माइक्रोबायोटा, गट और ब्रेन एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो 1840 में एक रिसर्च हुआ था, जिसमें विलियम ब्यूमॉन्ट ने एक रिसर्च किया था। उन्होंने ये बताया था कि जब आप मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, या जब आपकी भावनात्मक स्थिति डिस्टर्ब होती है, तो आपके गट के ऊपर इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे फिलोसोफर्स ने भी इसके ऊपर काम किया। डार्विन हो गया, इवन पाउलन हो गया, जेम्स बर्नर्ड हो गया, तो इन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च की। इसमें 1904 में इवान पाउलोन को एक नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ आप भोजन को देख कर या उसको सूंघ कर आपके पेंक्रियाटिक जूस और गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सीक्रेट होने लग जाते हैं। तो वहां से एक संबंध स्थापित हुआ था कि आपका ब्रेन जिस चीज को देखता है उसका इफेक्ट आपके गट के ऊपर करता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इसके ऊपर रिसर्च और बढ़ते गए। अब हम कुछ सिस्टम की बात करें कि इसमें कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल, जिसको एचपी एक्सिस बोलते हैं। कल परसों श्रीदेवी जी ने बात करी थी एचपीटी एक्सिस, आज हम बात करेंगे एचपीए एक्सिस की, है ना। इसमें न्यूरो इम्यून सिस्टम हो गया, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, एंटेरिक नर्वस सिस्टम हो गया, वेगस नर्व हो गया, और मेन जो है वो गट माइक्रोबायोटा। अब इसमें जो मेन जो न्यूरो नर्वस सिस्टम जो इन्वॉल्व हुए हैं वो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे गट के अंदर ही फैला हुआ है। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही एक न्यूरोलॉजिकल मतलब पूरा नर्वस सिस्टम है जो पूरे गट को कंट्रोल करके रखता है। दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन और वर्टेब्रा से कनेक्टेड होता है, और ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब इसमें कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो ब्रेन से कनेक्ट करते हैं हमारे गट के अंदर। तो जिसमें साइटोकाइंस हो गया। साइटोकाइंस क्या है, एक इम्यून मैसेंजर है
जब भी इन्फेक्शन आपके गट के अंदर होता है तो वहाँ पर साइटोकाइनिन रिलीज होता है, जो कि एक इम्यून मैसेंजर होता है, जैसे इंटरल्यूकिन हो गया, इंटरफेरोन हो गया, कीमोकाइंस हो गए। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर हमारे गट बनाता है, न्यूरोपेप्टाइड हो गए, है ना, कीमोकाइंस हो गए, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आ जाते हैं, बाइल एसिड्स आ जाते हैं। इस प्रकार के मेटाबॉलिज्म हमारे गट के अंदर तैयार होते हैं। अब जब गट एक्टिव होता है या उसके अंदर रिएक्शन होता है तो इसमें ब्रेन के कौन से पार्ट एक्टिव होते हैं? तो इसमें 3 जो मेन पार्ट्स है, जिसमें हिप्पोकैम्पस हो गया, जो सीखने और याद रखने का काम करता है। उसके बाद होगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। और तीसरा हो गया अमाइग्डाला, ये हमारे इमोशन और मोटिवेशन का काम करता है, जिसको हम फ्लाइट और फाइट मोड जिसको बोलते हैं एक्टिव होता है, या स्ट्रेस के अंदर ये अमाइग्डाला ही एक्टिवेट होता है, जो हमारे पूरे एचपी एक्सिस को, जिसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ऑर्डिनल को एक्टिवेट करके फ्लाइट और फाइट मोड को एक्टिवेट करता है। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोम की। तो जो हमारे गट के अंदर बहुत सारे माइक्रोबायोम हो गए, वैज्ञानिकों ने हमारे हाथ के अंदर इतने सारे सूक्ष्म जीवों के ऊपर रिसर्च किया है, जिसके अंदर ट्रिलियंस में उनकी संख्या होती है, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सिस, है ना। अब ये माइक्रोबायोम जो होते हैं, ये 3 पाथवे से ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिसमें न्यूरल, हार्मोनल और इम्यून सिस्टम। ये 3 रास्ते हैं जिसके द्वारा ब्रेन अपने आप से गट से बात करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको करना चाहूंगा कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, जिसको हम न्यूरोथेरेपी में यूज करते हैं? लीवर। और उसके बाद सेकंड, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा, लीवर के बाद जो सेकंड ऑर्गन आता है सबसे बड़ा, वो है हमारा गट फ्लोरा। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर 1.5 किलो के आसपास गट यानी बैक्टीरिया मौजूद है, 1.5 किलो के आसपास। और इतने सारे केमिकल्स बनाते हैं, जितना हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा केमिकल बनाने की फैक्ट्री लीवर है, उसके बाद जो नंबर आता है वो हमारे गट बैक्टीरिया का आता है। सबसे ज्यादा केमिकल्स बनाने का काम गट बैक्टीरिया करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इनकी जो संख्या बताई गई है, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 30 ट्रिलियंस के आसपास हमारे माइक्रोबियल सेल्स हमारे गट के अंदर होते हैं, और जिसकी 60 से ज़्यादा टाइप्स यानी प्रजाति उसके अंदर बताई गई है, जिसके अंदर आर्किया, यीस्ट, सिंगल सेल्स, यूकोराइड्स, हेलमिनेट्स, अलग अलग वायरसेस भी हुए। लेकिन जो अभी शोध हुआ है वो सिर्फ माइक्रोबायोटा के ऊपर ही ज़्यादा शोध हुआ है कि ये कौन से केमिकल बनाते हैं। अब माइक्रोबायोटा की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाना। कुछ माइक्रोबायोटा विटामिन बनाते हैं, जैसे विटामिन के, है ना, विटामिन बी 12, बायोटीन आदि का निर्माण होता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें डोपामाइन, सेरोटोनिन का भी निर्माण होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी ट्रेनिंग देने का काम करता है ना। ये हमारे इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब जो माइक्रोबायोम, अब ब्रेन और माइक्रोबायोम यदि डिस्टर्ब होते, यानी कि जो हमारा माइक्रोबायोम यदि डिस्टर्ब हो गया, डिसबायोसिस जिसको बोलते हैं, संतुलन बिगड़ गया, तो ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, ऑटिज्म हो गया, है ना, डिप्रेशन हो गया। इसके अलावा भी यहाँ पर लिस्ट में बहुत सारी नाम दिए गए हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती। अब यहाँ पर 3 पाथवे हैं जो हमारे ब्रेन से और गट के बीच में जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो इम्यून सिस्टम पाथवे हो गया, मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, और एक न्यूरल पाथवे हो गया। इम्यून सिस्टम में जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और ब्रेन को मैसेज देते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हो गए, न्यूरल पाथवे में वेगस नर्व और एंटेरिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। अब जो माइक्रोबायोम की बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे जन्म से ही हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि जन्म के समय में क्या क्या बातें हुई या क्या क्या दिक्कत, जिसमें सबसे पहले आएगा मोड ऑफ डिलीवरी, कि डिलीवरी किस टाइप की है, उसके ऊपर भी आपके जो गट के माइक्रोबायोम है वो डिपेंड करते हैं कि वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि वेजिनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। तो वेजिनल डिलीवरी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो माइक्रोबायोम पाए जाते हैं बच्चे के पेट के अंदर, उसमें लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम, ये जो खास प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। और कहाँ से मिलते हैं?
बर्थ केनाल से, है ना, और मदर से मिलते हैं। दूसरा होता है सीजेरियन बोर्न इन्फेंट, यानी जो सी सेक्शन के द्वारा जो डिलीवरी हुई है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिलते हैं मदर की स्किन से और हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से। तो इसमें जो सबसे बेस्ट बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में माने जाते हैं वो लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम। इस इमेज में आप समझेंगे थोड़ा कि किस प्रकार से हमारे बैक्टीरिया काम करते हैं। जैसे बर्थ के टाइम पे जो वेजिनल डिलीवरी हो गई या नॉर्मल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, सी सेक्शन डिलीवरी हो गई, तो उसमें बैक्टीरिया के टाइप्स चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स यदि बच्चों की दी गई है तो उस पर भी गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो हमारे गट के अंदर होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। यदि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसके अंदर भी बाइफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस, है ना, जैसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। और यदि जो फॉर्मूला फीडिंग होती है, जो बाहर से दूध दिया जाता है, उसमें ये बैक्टीरिया मौजूद कम होते हैं, कम पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी डाइट चेंज होती है, वैसे वैसे उसके बैक्टीरिया भी चेंजेस होते जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये हमारे न्यूरो एक्टिव कंपाउंड्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनना शुरू कर देता है, इम्यून सिग्नलिंग को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है, और जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल जो एचपी एक्सिस है उसका मॉड्यूलेशन भी तैयार होना शुरू कर देता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। यदि लंबे समय तक बच्चों को एंटीबायोटिक या कुछ इन्फेक्शन रहा या बच्चों को स्ट्रेस रहा तो इससे उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे एलर्जीज, ओबेसिटी और एंजाइटी के डिसऑर्डर आगे चलकर हो सकते हैं। यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को यदि स्ट्रेस रहा तो उसके कारण से एचपी एक्सेस डिस्टर्ब हो जाता है, और जब ये एचपी एक्सेस डिस्टर्ब होता है तो आगे चलकर बच्चों के अंदर भी स्ट्रेस और डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। अब इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारा इंटरिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमारे गट का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो जो इंटरिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा सेकंड ब्रेन है। फर्स्ट ब्रेन तो हमारे पता है, लेकिन ये सेकंड ब्रेन है। अब इसकी बात करें कि ये क्या क्या फंक्शन करता है, तो ये पेरिस्टाल्सिस हो गया, चर्निंग हो गया, एंजाइम सिक्रेशन हो गया, सेंसरी रिस्पॉन्स हो गया, है ना, कोऑर्डिनेशन, ब्लड फ्लो एंड इम्यून रिस्पॉन्स, इसके ऊपर काम करता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम कि नर्वस सिस्टम, जो एंटरिक नर्वस सिस्टम है, ये 3 न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, जिसमें अफरेंट न्यूरॉन्स, है ना, जो गट से ब्रेन को मैसेज देते हैं। इसके बाद आता है इफरेंट न्यूरॉन जो ब्रेन से गट तक मैसेज लाता है। और तीसरा हो गया इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन क्या करता है, गट के अंदर ही फैला होता है, जो गट की मूवमेंट्स को देखने का काम करता है। अब जो ईएनएस, जो एंटरिक नर्वस सिस्टम है, ये सामान्य स्थिति में वेगस नर्व और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंटरिक नर्वस सिस्टम से कॉन्टेक्ट जो कि वेगस नर्व के माध्यम से करता है। यह पाचन क्रिया को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो कॉन्टेक्ट करता है, तो ये हमारे जो वर्टिब्रा से जो नर्वस सिस्टम निकल के गया ब्रेन को, उससे कॉन्टेक्ट करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ईएनएस को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो एंटरिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स की संख्या है वो हमारे स्पाइन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसके बराबर न्यूरॉन्स हमारे गट के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद ईएनएस क्या होता है, निर्णय ले सकता है स्वतंत्र रूप से। इसका फंक्शन सेल्फ है। यदि ब्रेन से भी कोई ऑर्डर नहीं आया तो एंटरिक नर्वस सिस्टम अपना खुद का काम फंक्शन कर सकता है। इसके बाद एंटरिक नर्वस सिस्टम के अंदर सीखने की और उसको कोई बिहेव एडॉप्ट करने की भी क्षमता होती है। वो खुद अपने अंदर स्टोर कर सकता है। उसकी मेमोरी इतनी होती है एंटरिक नर्वस सिस्टम की कि वो खुद भी अपने आप को ट्रेन कर सकता है। दूसरा है मस्तिष्क के साथ बाई डायरेक्शनल कॉन्टेक्ट करता है। अब कुछ रिसर्च हुए, जितने भी रिसर्च हुए ये चूहों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हुए कि ऐसे चूहे जिनके अंदर माइक्रोबायम नहीं थे तो उनके अंदर देखा गया कि उनके एंटरिक न्यूरॉन्स की संख्या कम हो गई थी, जो गट मोटिलिटी थी वो भी थोड़ी स्लो हो गई थी, और नर्व सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्स थे वो भी कम पाए गए। और जब ऐसे चूहों को इन्फेक्टेड किया गया माइक्रोबायम से, जिसको गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसे इन्फेक्ट किया गया, तो इनके अंदर काफ़ी ट्रिमेंडस चेंजेस दिखे। क्या दिखा कि उनके गट की मोटिलिटी बढ़ गई, है ना, जो सिग्नलिंग थी वो नॉर्मल हो गई, ईएनएस का स्ट्रक्चर जो था वो रिस्टोर हुआ। तो इससे पता चलता है कि माइक्रोबायम हमारे पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके बाद
ये जो माइक्रोबायोम होते हैं इन्हें इसको कैसे इफेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स बनते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, है ना। सेरोटोनिन सेरोटोनिन को 5-HT के नाम से जाना जाता है। कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, है ना। इसके बाद फिर AHR होता है। तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो मैसेज लाने ले जाने का काम करता है। अब इसमें जो हमने पाथवे की बात करी थी कि 3 मेजर पाथवे कौन से हैं जो हमारे गट और ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है वेगस नर्व, दूसरा होता है इम्यून सिस्टम और तीसरा होता है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। अब वेगस नर्व के बारे में बात करें तो वेगस नर्व क्या होता है, 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है जो कि ब्रेन और गट के बीच में एक हाईवे की तरह काम करती है ना। तो ये क्या करती है, यह बाई डायरेक्शनल काम करती है, यानी ब्रेन और इंटेस्टाइन को एक दूसरे को मैसेज देने का काम वेगस नर्व के द्वारा ही होता है। अब वेगस नर्व कैसे काम करती है, तो वेगस नर्व डायरेक्टली हमारे गट के साथ नहीं जुड़ी है। जो माइक्रोबायोम कुछ केमिकल्स बनाते हैं, है ना, जिसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं, जैसे ब्यूटारेट हो गया, एसीटेट हो गया, प्रोफिनेट हो गया, ये रिलीज होते हैं और ये हमारे वेगस नर्व को मैसेज देते हैं, है ना। अब इसमें जो सेरोटोनिन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो कहा जाता है कि हमारे गट के अंदर जो एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स है जिसको हम ECCS के नाम से जानते हैं, ये हमारे बॉडी का 90% सेरोटोनिन हमारे गट के अंदर ही बनाता है। कितना? 90% सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन की बात करें तो ये क्या करता है, गट की मोटिलिटी और मूड रेगुलेशन का काम करता है, यानी जितने भी स्ट्रेस वगैरह है, नींद वगैरह है, इसका जो फंक्शन है वो जो है हमारा सेरोटोनिन ही करता है। अब बात करते हैं हम इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म, जो दूसरा है हमारा। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो कहते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी की जो 70% इम्यूनिटी है वो हमारे गट के अंदर ही ट्रेन होती है। 70% इम्यूनिटी बॉडी की, है ना। तो गट के अंदर क्या होता है, गार्ड करके यानी गट एसोसिएशन लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो हमारे 70% इम्यूनिटी गट के अंदर बनाते हैं। अब ये इम्यूनिटी क्या करती है, गट बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया है उसको बचाने का काम करते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको खत्म करने का काम करते हैं, और इससे हमारी इम्यूनिटी की ट्रेनिंग भी मिलती है। अब इसमें कुछ केमिकल्स बनते हैं जैसे टोल लाइक रिसेप्टर्स हो गया, पेप्टिक ग्लाइकेंस हो गया, है ना। ये केमिकल तैयार होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देते हैं, जिसमें LPS और PGNs ये जब ज़्यादा बनते हैं मतलब इन्फेक्शन के टाइम पे, तो ये क्या करते हैं, ब्लड के द्वारा हमारे माइक्रोग्लिया तक पहुंच सकते हैं। माइक्रोग्लिया क्या है, ये हमारा ब्रेन का इम्यून सेल्स है ना। बॉडी में हमारे इम्यून सेल्स अलग होते हैं, ब्रेन का इम्यून सेल्स अलग है जिसको माइक्रोग्लिया बोलते हैं। अब ये माइक्रोग्लिया ज़्यादा इफेक्ट होता है तो इससे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डीजनरेशन शुरू हो जाता है। जब कंटिन्यू इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर रहता है तो ब्रेन क्या करता है, वहाँ पर उससे लड़ने का काम करता है। तो लड़ते लड़ते क्या करते हैं, हमें पता है इन्फेक्शन के बाद क्या डेवलप होता है, इन्फ्लामेशन। तो जब इन्फ्लामेशन डेवलप होते होते ये कुछ कंडीशंस है, ये कुछ डिसीज है, ये वहाँ पर क्रिएट हो जाए, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिप्रेशन, है ना। और जो बॉडी में पेन भी होता है ना, वो भी मैनेज करने का काम इसके द्वारा, यानी जो पेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी गट के द्वारा, यानी कि ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होने की वजह से हो सकता है। माइक्रोफेज की बात करें, जो माइक्रोफेजेस है ये क्या करते हैं, एक तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन से बचाते गए और गट टिश्यू को रिपेयर करने का काम करते हैं ना। इसके बाद आता है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, है ना, तीसरा जो बनता है जो ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो इसके अंदर जो आता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आता है, बाइल एसिड्स आता है, ट्रिप्टोफैन मेटाबोलाइट्स आता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स आता है। शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स है इसकी हम चर्चा करें तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एसीटेट, प्रोपेनेट और ब्यूटीरेट। अब जो ये फैटी एसिड्स जो बनते हैं तो इसका मेन फंक्शन जो होता है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, हमारे जो गट सेल्स होते हैं उसको एनर्जी देने का काम करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ENS फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और ये ब्रेन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाइल एसिड की बात करें हम, तो जब बाइल एसिड रिलीज होता है तो बाइल एसिड जो रिलीज होता है ये क्या करता है, जो लीवर जो होता है बाइल एसिड, प्राइमरी बाइल एसिड तैयार करता है, वो हमारे गट में आता है। उस प्राइमरी बाइल एसिड को हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये बाइल एसिड रिलीज होता है तो कुछ रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, जैसे FXR हो गया, PGR5 हो गया और VDR हो गया, है ना। VDR भी एक्टिवेट हमारे बाइल एसिड की वजह से ही होता है,
बाइल एसिड का हम यदि इसमें जो चर्चा करें तो ये क्या करता है, हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, और फैट से क्या होता है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है, और कोलेस्ट्रॉल से ही क्या होता है, विटामिन डी तैयार होता है। तो वीडीआर एक्टिवेट होगा बाइल एसिड की वजह से, और इसी से हमारे विटामिन डी की जो पूर्ति है या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो सुधरेगा। ठीक है, तो बाइल एसिड के कुछ फंक्शंस जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्लूकोज कंट्रोल हो गया, गट मोटिलिटी हो गया। अब जब ये बाइल एसिड क्या करता है, सेरोटोनिन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बाइल एसिड ठीक से नहीं बनेगा तो हमारे अंदर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी होगी, और सेरोटोनिन कम बनेगा तो डिप्रेशन और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद हो गया ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। तो ट्रिप्टोफैन जो बनता है ये हमारे खाने के द्वारा होता है, एक अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है। अब इसका जो काम होता है सबसे ज़्यादा ये सेरोटोनिन को बनाने में यूज़ होता है, ट्रिप्टोफैन, है ना। अब सेरोटोनिन मूड और स्लीप को रेगुलेट करता है। अब ये जो ट्रिप्टोफैन है ये सेरोटोनिन तो बनाता है, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर, गट के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो कुछ ट्रिप्टोफैन ये काइन्यूरेटिक मार्ग में चला जाता है। ठीक है, उस इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए। तो होता क्या है कि सेरोटोनिन का स्तर कम होने लगता है, और जब सेरोटोनिन का स्तर कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मूड स्विंग होगा, एंजाइटी होगी, और जब एंजाइटी होगी तो उससे हमारा एचपी एक्सिस एक्टिव होगा। एचपी एक्सिस ज़्यादा एक्टिव होगा, कोर्टिसोल ज़्यादा बनाएगा, तो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते करते क्या होगा, वो गट लाइनिंग है हमारी उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये कनेक्शन जो बोलते हैं ना कि आईबीएस या पेट की बीमारी में एंजाइटी क्यों होती है, तो यही कारण है एंजाइटी होने का, कि हमारा जो सेरोटोनिन का स्तर है वो कम हो गया, और कंटिन्यू स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन रिलीज हो रहा है। तो जो ट्रिप्टोफैन है ये आधे से ज़्यादा ट्रिप्टोफैन काइनेरोटिक मार्ग में चला जाता है, और बाद में ये इंडोल के रूप में स्टोर हो जाता है। और जब ज़्यादा होता है तो कभी कभी वो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ब्रेन में जाने का डर रहता है। तो ये जो इंडोल बन के जो तैयार हुआ है ये हमारे ब्रेन प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, और ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें हम कि गट के अंदर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, जिसमें गाबा हो गया, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एसिटाइल कोलाइन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। गाबा क्या करता है, कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन क्या करता है, प्लेजर और मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही ये पार्किंसंस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बॉडी की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। सेरोटोनिन मूड और स्लीप को रेगुलेट करता है, एएनएस को एक्टिवेशन देने का काम करता है, जिससे वेगस नर्व भी हमारी एक्टिवेट होती है। एसिटाइल कोलाइन की बात करें तो ये अटेंशन और मेमोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये रिलैक्स, जो गट के जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो हमारी बॉडी का 90% हम तो समझ चुके हैं कि 90% सेरोटोनिन हमारे गट के अंदर बनता है, लेकिन 50% डोपामाइन भी हमारे गट के अंदर बनता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे पार्किंसंस की थोड़ी। अब जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन और गट दोनों में पाया जाता है। यह मूड, नींद, भूख, पाचन और दर्द की अनुभूति जैसी कई प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। अब ये कौन से सेल्स होते हैं जो सेरोटोनिन बनाते हैं हमारे गट के अंदर, तो एंटेरोक्रोमेटिन सेल्स। ठीक है, अब ये सिंथेसाइज होता है तो इसके अंदर दो तरीके से सिंथेसाइज होता है, तो ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिल जिसको TPH1 बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज 2 यानी TPH2 बोलते हैं। तो जो TPH1 है तो ये क्या करता है, ये हमारे जो एंटेरोक्रोमेटिन सेल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, और ये सेरोटोनिन का प्रोडक्शन गट के अंदर करता है। और जो दूसरा होता है TPH2, ये क्या करता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम मस्तिष्क के न्यूरॉन को सक्रिय करता है, और जो माइक्रोबायम जो TPH जीन की सक्रियता को बढ़ाता है, जिससे एंटेरोक्रोमेटिन सेल्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं। अब जो सेरोटोनिन बनता है इसमें जो दो हमने पढ़े कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड और जो बाइल एसिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ECS को, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, जो ECCS यानी जो एंटेरोक्रोमेटिन सेल्स होते हैं उसको सेरोटोनिन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, और जो रिसेप्टर्स है TGR5 उसको बाइल एसिड क्या करता है, सेरोटोनिन बनाने के लिए रिलीज करता है। तो इसमें बाइल एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल है। अब जो सेरोटोनिन की बात करें तो दो तरीके से काम करता है। गट के अंदर का सेरोटोनिन अलग काम करता है, और ब्रेन के अंदर हमारा सेरोटोनिन होता है वो अलग काम करता है। गट के अंदर जो सेरोटोनिन जो काम करता है वो हमारे मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। ये जो ENS के न्यूरॉन्स होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, साथ में भोजन को आगे बढ़ाने के लिए भी
मैसेज देने का काम करता है। ये गट के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, कुछ सिक्रेशन को भी वहां पर रिलीज करवाता है। यदि सेरोटोनिन ज्यादा हो रहा है तो डायरिया हो सकता है, और सेरोटोनिन कम हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आईबीएस में डायरिया भी होता है, लूज मोशन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो सारा रोल सेरोटोनिन का है ना। तो यहाँ पर वही आईबीएस की बात करी कि जब हमारा गट और ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पर आईबीएस होने के चांसेस इसी की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे आईबीएस होने के चांसेस को दिखाता है। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ डिसीज के बारे में, कि जब हमारा गट डिस्टर्ब होता है, माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है, जिसको हम डिसबायोसिस बोलते हैं, असंतुलन होता है, तो उसमें कई सारी बीमारियां हैं जो होने के चांसेस होते हैं, जैसे ओबेसिटी हो गया, आईबीएस आईबीडी हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज हो गया, अल्जाइमर डिसीज हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कैंसर्स हो गया, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस हो गया, यानी कि इम्यूनिटी आपकी लो हो गई, स्किन रेसेस हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीज होती है जो कि आपके गट से शुरू होती है। तो ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन, मस्तिष्क और इम्यून सिस्टम को संवाद बनाने का काम करता है गट माइक्रोबायोटा, और ये जो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पूरे इंटायर हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। अब इसमें हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, तो यह एक पेट दर्द, गैस, सूजन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं इसके अंदर आती है। अब इसमें माइक्रोबायोम का क्या रोल है, तो जो आईबीएस पेशेंट की आंत के अंदर जो माइक्रोबायोम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी में माइक्रोबायोम होते हैं। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे लेक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम, ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से आईबीएस जैसी बीमारी बढ़ने लगती है। आईबीएस के जो पेशेंट होते हैं उनके स्टूल के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड और बाइल एसिड का भी असंतुलन देखा गया है। आईबीएस के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर हमने पढ़ा कि स्ट्रेस पाया ही जाता है, जो वेगस नर्व और सेरोटोनिन के कनेक्शन को डिस्टर्ब करता है। यानी कि यदि आपको स्ट्रेस है तो भी आईबीएस होगा, और यदि आपका गट डिस्टर्ब है तो भी आपको स्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये कनेक्शन है यहाँ पर, आप इसके ले लीजिए। इसके बाद करते हैं हम डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो ये भी हमारे गट के साथ जुड़ा हुआ है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये पूरे शरीर की बीमारी है ना, जिन्हें होल बॉडी डिसऑर्डर कहा जाता है, जहाँ गट और ब्रेन दोनों की भूमिका जुड़ी होती है। डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उसमें जो माइक्रोबायोम की विविधता है ना, जो माइक्रोबायोम, जो तरह तरह के माइक्रोबायोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। साथ ही शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया कम और सूजन बढ़ाने वाले जीवाणु अधिक पाए जाते हैं। ऐसे पेशेंट के ब्रेन के मूड सेंटर में सेरोटोनिन की कमी भी पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, जिसमें पार्किंसंस आता है। तो ये पार्किंसंस क्या होता है, इसके सिम्टम्स तो आपको पता है, ट्रेमर्स होते हैं, चलने में तकलीफ होती है ना। लेकिन इसमें एक रिसर्च में पाया गया है कि जो पार्किंसंस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे चलने में तकलीफ होना, ट्रेमर्स आना, ये सिम्टम्स बाद में शुरू होते हैं, लेकिन कई समय पहले उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, और इसका एक ही कारण है गट के अंदर इन्फ्लामेशन का बनना। जब ये इन्फ्लामेशन कंटिन्यू हमारे गट के अंदर बनता है तो इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम ये कम हो जाते हैं, और वहाँ पर सूजन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, और जो वेगस नर्व के माध्यम से कहाँ तक पहुँच जाती है, सूजन हमारे ब्रेन तक। और जब सूजन ब्रेन के अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर एक प्रोटीन तैयार होता है जिसको हम अल्फा साइक्लोन्यूक्लियर प्रोटीन कहते हैं। जब इसकी जमावट ज़्यादा होने लगती है ब्रेन के अंदर, तो वहाँ के ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, सेल्स है, उसके अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे पार्किंसंस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जब से मैंने ये तैयारी करी, जब से मैंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया है, तो मेरे पास पार्किंसंस के पेशेंट ने पिछले 2 से ढाई महीने से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन 1 महीने से मुझे कुछ ऐसा मिला है, वो मैं आपको बताऊँगा। जब वो ट्रीटमेंट मैंने देना शुरू किया, तो ट्रिमेंडस रिजल्ट्स उसमें मिले। जो पेशेंट को डेली पेट साफ होने के लिए लिक्विड लेना पड़ता था, दवाई लेनी पड़ती थी, आज उनको 20-20, 25-25 दिन हो गए, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट्स थी, वो फ्री हो गई है, जो रिजिडिटी थी, वो फ्री हो गई है।
सिर्फ ये जानने के बाद कि गट को यदि ठीक कर दिया, गट के इन्फ्लेमेशन को ठीक कर दिया, तो धीरे धीरे आपके न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन यानी कि ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है और बॉडी फिर से रीजनरेट करना यानी न्यूरॉन्स को रीजनरेट करना शुरू कर देता है ना। जैसे एपी थैंक यू एपी न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस होती है जिसमें कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, है ना। गुरुजी तो हमेशा मानते हैं कि हर न्यूरॉन्स हर सेल्स डेवलप हो सकता है। मेडिकल साइंस नहीं मानती कि न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते, एक बार यदि न्यूरॉन्स खत्म हो गए तो बनते नहीं है। लेकिन एपिन्यूरोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये बताया गया है कि न्यूरॉन्स भी आपके बिहेवियर के आधार पर चेंज हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। इसके बाद आती है अल्जाइमर्स की बात। तो अल्जाइमर भी एक ऐसा बीमारी है जिसमें ब्रेन के अंदर डिजनरेशन शुरू हो जाता है। अल्जाइमर में होता क्या है, भूलने की बीमारी इसको हम बोलते हैं, है ना। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम अब करेंगे नहीं। तो अल्जाइमर में क्या होता है, मेमोरी लॉस होने होती है, जो सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और इसमें भी वही होता है कि हमारे गट के अंदर जो सूजन बढ़ाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं और वही सूजन हमारे ब्रेन में चली जाती है और वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन का चांसेस होता है ना। कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो कि ब्लड ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस करके ये ब्रेन में चले जाते हैं और ब्रेन के अंदर जिसको हम एम्लोइड प्लाक्स बोलते हैं उसका निर्माण होने लगता है और वहाँ पर डिजनरेशन शुरू हो जाता है। ऑटिज्म ऑटिज्म भी बहुत सारे बच्चों के अंदर, ऑटिज्म के पेशेंट के अंदर ये रिसर्च से पता चला है कि उनका पेट ही डिस्टर्ब होता है ना। मेरे पास भी एक पेशेंट आया था जिसका मैं केस प्रेजेंट करने वाला था, लेकिन साइंटिफिक कमेटी ने वो केस मेरा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अभी मेरे पास वो एविडेंस नहीं थे, कुछ वीडियोस वगैरह। लेकिन उस बच्चे में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। तो ऑटिज्म के ऊपर भी थोड़ी बात करता हूँ कि ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखने वाले या एडीएचडी के सिम्टम्स दिखने वाले पेशेंट जरूर नहीं कि उनको एडीएचडी ऑटिज्म हो। आप इन्हें एक सर्च करना, यदि यहाँ मैं चर्चा करूँगा तो थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। पेन एंड पांडास पेन एंड पांडास के ऊपर थोड़ा सा आप रिसर्च करना तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बच्चे जिनको लंबे समय से इन्फेक्शन रहा है, एंटीबायोटिक दी गई है, उनके अंदर भी आगे चलकर ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम्स पाए गए हैं। तो जो बच्चा जिसको मैंने ट्रीट किया था, मैं तो नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहा था और अपने ट्रीटमेंट में पता है इन्फेक्शन भी देते, ओल्ड भी देते, तो उनका इन्फेक्शन खत्म हो जाता। लेकिन उनके पेरेंट्स से मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद बताया कि इनको बहुत बार इन्फेक्शन भी रहा। लेकिन हाँ, उनके जो पेरेंट्स है वो बहुत अवेयर है और उन्होंने इसके ऊपर चर्चा रिसर्च भी किया और उन्होंने ये सब्जेक्ट मेरे पास दिया, सर आप पेन और पांडास के ऊपर थोड़ा देखिए। तो जब इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने पार उन्होंने बताया कि इसको बचपन में बहुत बीमारी रही, बहुत ये इन्फेक्शन रहा है। तो जब उसके ऊपर मैंने देखा तो ट्रीटमेंट वैसे देना शुरू किया तो बच्चे के अंदर और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो जब इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है, एंटीबायोटिक दी जाती तो उसके गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होते हैं और आगे चलकर बच्चों को एडीएचडी ऑटिज्म के भी चांसेस होते हैं। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी आप बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है, एक रिसर्च किया जिसमें एफएमटी करके एक ट्रायल ही है जिसमें क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उसके स्टूल से हेल्दी बैक्टीरिया को निकाला जाता है और ऐसे बच्चों के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उन बच्चों के अंदर भी चेंजेस देखने को मिला। अब हम बात करते हैं थेराप्यूटिक पर्सपेक्टिव। तो अब इसमें हम गट को कैसे सुधार सकते हैं, है ना। तो इसमें हम कुछ डाइट के बारे में बात करेंगे, कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है, ये एक बैक्टीरिया होते हैं, जीवित बैक्टीरिया होते हैं जिसको हमें बाहर से लेना पड़ता है ना। तो ये प्रोबायोटिक ही क्या करते हैं, हमारे जो अभी तक हमने पढ़ा यानी कि माइक्रोबायोम होता है उसको बैलेंस में लाने का काम करते हैं, है ना। अब प्रोबायोटिक की बात करें, हाँ, प्रोबायोटिक की बात करें तो इंडियन फूड में इतने सारे आपके पास प्रोबायोटिक्स है ना। पनीर हो गया, कर्ड हो गया, इडली हो गया, बटर मिल्क हो गया, डोसा हो गया, ग्रीन पीस हो गए, सोया मिल्क हो गया, पिकल्स हो गए और ढोकला हो गया। इनके अंदर भर भर के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बस इसकी प्रोसेस का ध्यान रखना, हम कुछ प्रोसेस ऐसी तरीके से बनाते हैं कि जिसके अंदर हम इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते। पर इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है गुड बैक्टीरिया को। इसके बाद बात करते हैं प्रीबायोटिक की। तो प्रीबायोटिक क्या है, ये बैक्टीरिया का खाना है
जो प्रोबायोटिक है वो बने बनाए बैक्टीरिया है, लेकिन उन बैक्टीरिया को जीवित भी तो रहना है ना, तो उसके लिए प्रोबायोटिक भी होना जरूरी है। अब प्रोबायोटिक क्या करता है, ये हमारे जो जीवित बैक्टीरिया होते हैं उसको खाना प्रदान करने के, जो फाइबर होते हैं ना जो पचते नहीं है, वही इनको खाना देने का काम करता है। प्रीबायोटिक की लिस्ट आप देख सकते हैं, है ना, लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक ये, हाँ ठीक है, एक ये जो अभी जो मैंने बताया एफएमटी है ना, जो गुड बैक्टीरिया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। डाइटरी मॉड्यूलेशन की बात करें तो वही है जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, आप ले लीजिए इसमें से। हाँ, इसके लाइफ स्टाइल में जैसे स्टेट डाइट, मैनेज स्ट्रेस, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, और नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये इंटर। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, है ना। बेसिक ट्रीटमेंट है जो गुरुजी ने बनाए, वही ट्रीटमेंट हमारे गट को ठीक करते हैं, जिसमें ओल्ड UDF, वेटरन्यूगोल हो गया, कोल्ड ट्रीटमेंट हो गया, 1 पॉइंट लीवर हो गया। ये सेकेंडरी बाइल एसिड के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है। इसके बाद HP एक्सिस ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट किसी भी ट्रीटमेंट के साथ आप देंगे, जैसे पार्किंसंस हो गया, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हो गया, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसमें कंडीशन के हिसाब से आप GSI ऐड कर सकते हैं। ये पार्किंसंस के लिए मैंने 12 GSI दिया, आप कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला तो दिख ही रहा है, ले लीजिए इसके। स्पेशल ट्रीटमेंट ये भी बहुत बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है ना। ये ट्रीटमेंट आप ले लीजिए, MGB एक्सिस इसको ट्रीटमेंट मैंने नाम दिया है। ठीक है, ये कुछ रिसर्च पेपर है, ये भी आप पढ़िए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।